नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जिसकी चर्चा हर कोने, हर नुक्कड़, हर छोटे शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर घर, हर दफ्तर, हर बाजार में है। जी हां, कोरोना वैक्सीन आप तक कब आएगी? कोरोना वैक्सीन कब पहुंचेगी? कोरोना वैक्सीन आपको कब लगेगी? कोरोना वैक्सीन, तमाम तरह के सवाल आपके जहन में लगातार घूम रहे होंगे। दरअसल आज पीएम मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचानी होगी और सभी तक वैक्सीन पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति बताते हुए कहा यह कार्यक्रम लंबा चलेगा और ब्लॉक लेवल तक तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा जो वैक्सीन दी जाएगी वो पूरी तरह सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा राज्यों के साथ मिलकर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति बनाई जाएगी। पीएम ने कहा राज्य भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा शुरू करें। हालांकि पीएम ने यह नहीं बताया कि वैक्सीन कब तक आएगी। उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों के पास है। यानी वैक्सीन के मोर्चे पर अचानक देश में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल के नतीजे आ चुके हैं। अब जब वैक्सीन आने ही वाली है तो हर किसी के मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे। अगले 1 घंटे में मेरे साथ देश के कई बड़े डॉक्टर्स जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जुड़ेंगे और कोरोना वैक्सीन से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे, ताकि इन सवालों के जवाब जान सकें आप और आपको आपके जहन में भी थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि वैक्सीन कब आएगी, आपको कब लगेगी, आपके इलाके में कैसे पहुंचेगी, उसको कहां रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, लगती कैसे है, क्या वो लगाने के बाद आपको कभी कोरोना नहीं होगा। ये तमाम सवाल हैं, इन सबके जवाब आपको देंगे। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन पर क्या कहा। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्र की बात में आज जब वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो आपके हर सवाल का जवाब देंगे हम न्यूज 24 पर। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से परिचय करा दूं। मेरे साथ सीधे डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग है वहां के एक जाने माने संस्थान में। मेरे साथ सैयद अब्बास जुड़ गए हैं, सिंगापुर से, सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च के। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर रवि मलिक हैं, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल। और डॉक्टर आर.के. धमीजा हैं, प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। आप सभी का स्वागत है। मैं सैयद अब्बास आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि सैयद अब्बास होता यह है कि सारे के सारे डॉक्टर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आप तो रिसर्चर हैं, इसीलिए आप दुनिया भर की रिसर्च करते हैं वैक्सीन को लेकर। जहां कहीं भी कोई भी अपडेट आता है आप उसे ट्रैक करते हैं। तो न्यूज 24 के दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर आ रहा है पहला सवाल जो सबके जहन में है, आखिर ये वैक्सीन कब मिलेगी? कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? और ये सवाल आज इसलिए अहम हो गया है क्योंकि अब एक तीसरी वैक्सीन का भी थर्ड फेज का ट्रायल का रिजल्ट आ चुका है, जो बताता है कि करीब 70% तक यह वैक्सीन कामयाब है। और यह वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की। वैसे तो सैयद अब्बास, मैं पढ़ रहा था अभी, करीब 11 वैक्सीन दुनिया भर में ऐसी हैं जो अंतिम फेज में हैं ट्रायल में, 11 या 12 शायद हैं अब। लेकिन ये जो थर्ड वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे आ गए हैं, इसके बाद अब भारत में सबको उम्मीद जग गई है कि अब बस वैक्सीन आने वाली है, अब आने वाली है। और यह इसलिए उम्मीद जगी है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है इंडिया में, और वो अलग से ट्रायल भी कर रहा है इसका। और खबर ये आ रही है, हो सकता है इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूके में इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाए।
अगर वहां इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है तो इंडिया में बगैर फर्दर ट्रायल्स के इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है डीसीजीआई से। सैयद अब्बास, क्या वैक्सीन आने वाली है? मानक जी, आपने कई सवाल एक साथ पूछे हैं, मैं जितना जल्दी हो सकता है सबका जवाब दूंगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ही वो वैक्सीन है जो इंडिया में सबसे पहले आएगी, क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर का अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और बेचने का मेरे हिसाब से अभी कोई प्लान नहीं है। हो सकता है आगे हो सकता है, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। हाँ, ऑक्सफोर्ड हमारे सामने है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर ऑलरेडी कर रहा है। हाँ। तो प्रोसेस ये होता है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन को समझना जरूरी है कि कोई भी अनअप्रूव्ड ड्रग, अनअप्रूव्ड दवा, वैक्सीन इमरजेंसी में, जो कि अभी इमरजेंसी चली रही है, इसमें यूज की जा सकती है और उसकी परमिशन दी जा सकती है। सिंस ये वैक्सीन ओन करता है ऑक्सफोर्ड और इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका, तो सबसे पहले एमएचआरए, यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो अप्रूव करेगी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, क्योंकि ज्यादा डेटा उनके पास है। इंडिया के पास, इंडिया में किया हुआ ट्रायल जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने किया, उसमें उतना डेटा नहीं है, ज्यादा डेटा ऑक्सफोर्ड के पास है। हाँ। जो ग्लोबल स्टडीज हुई, उनके बेसिस पे जो इंटरिम एनालिसिस हुई है, क्लिनिकल डेटा, नॉन क्लिनिकल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, सारे डेटा सबमिट करेंगे एमएचआरए को। एमएचआरए अगर अप्रूव करता है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए, तो इंडिया में भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसको एक्सपेडाइटेड अप्रूवल दे सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास 40 मिलियन, जिसको हम कहेंगे 4 करोड़ वैक्सीन के वायल रेडी हैं, और जैसे ही हमें इमरजेंसी ऑथराइजेशन का अप्रूवल मिल जाता है, वैसे ही और ये डबल डोज है, तो 2 करोड़ लोगों को मिल सकती है अप्रोक्सीमेटली। उस केस में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको मिलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए जनवरी में, कभी जनवरी से, जो अभी तक का डेटा कह रहा है। इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या रिजल्ट्स आते हैं। अभी इंटरिम एनालिसिस के बेसिस पे 70%, 90%, 95%, सी कोई वैक्सीन 60-70% इफेक्टिव है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, और 90-95% और जो वैक्सीन अभी चल रही हैं, इंटरिम एनालिसिस है। फेज 3 का पूरा डेटा आने के बाद हो सकता है कि ये एफिकेसी कम हो जाए, ये 60 पर चले जाए, 70 चली जाए, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वैक्सीन की एफिकेसी इतनी काफी है, अच्छी है। ओके, तो इंडिया में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की ही आनी चाहिए। अच्छा, ये एफिकेसी जरा एक बार जल्दी से समझा दीजिए सैयद अब्बास। जैसे अभी तक मॉडर्ना और फाइजर, इनकी जो आई है 94.5% और फाइजर की आई है 95%, और अब जो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की एफिकेसी आई है, ये करीब एवरेज 70% आई है। इसका मतलब जरा समझा दीजिए। देखिए, अलग अलग तरीका होता है एफिकेसी पता करने का। फॉर एग्जाम्पल 30,000 लोगों पे ट्रायल किया गया। हाँ। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 30,000 लोगों को, वॉलंटियर्स को 15,001, 15,001। 15,000 लोगों को वैक्सीन दी गई और 15,000 लोगों को प्लेसिबो मतलब कोई ऐसी चीज जो कि जिसका ना नुकसान है ना फायदा है। हाँ। वैक्सीन नहीं है। हाँ। वो दिया गया। फिर उसमें से हम देखते हैं कि जिनको वैक्सीन दी गई उनमें कितनों को कोविड हुआ और हाँ। जिनको नहीं दी गई उनमें कितनों को हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जिनको नहीं दी गई उसमें 200 लोगों को कोविड हो गया। हाँ। जिनको वैक्सीन दी गई उसमें 10 लोगों को हुआ। उसके परसेंटेज 10 वर्सेस 10:200, उसके बेसिस पे एफिकेसी निकाली जाती है। ओके, ये नॉर्मल तरीका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एफिकेसी है 70% एवरेज, उसमें इन्होंने 2 डोज दिया। एक आर्म में दोनों डोज फुल डोज दिया 2 बार, और दूसरे आर्म में एक पहला डोज हाफ डोज था शायद, और सेकंड डोज फुल डोज था। उसमें 90% एफिकेसी थी, इसमें 60% एफिकेसी थी, तो एवरेज 70% हो गई। ओके, ऑल राइट। तो सैयद अब्बास बता रहे हैं, रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल रिसर्चर हैं, कोरोना वैक्सीन पर पैनी नजर बनाए हुए। वो कह रहे हैं जनवरी से हिंदुस्तान में हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन मिलनी शुरू हो सकती है, और यह वैक्सीन हो सकती है सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की। और वो इसलिए क्योंकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर चुका है। अब आ रहा है न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर राष्ट्र की बात में वैक्सीन से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल। वैक्सीन के दाम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। 200 रुपए की होगी, 1,000 की होगी, 4 से 5,000 तक के दाम बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, कोरोना की वैक्सीन कितने की मिलेगी? डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं ये वैक्सीन कितने की होगी, और क्या प्राइवेटली भी लगवा सकेंगे या सरकार के थ्रू ही लगवानी पड़ेगी? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर भी नहीं सकते अगर ये महंगी हुई। तो अभी तक जो डिस्कशन चल रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड है, उसमें जो $3 to $5 की कॉस्ट आई है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन है, गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से
कि क्या कॉस्ट रहेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडियन करेंसी में 500 रुपए के आसपास वैक्सीन होगी, और अगर ये बाहर कुछ गरीब कंट्रीज में भेजते हैं तो वहां पे शायद की कीमत 200 और 250 के आसपास आएगी। जो मॉडर्ना या जो फाइजर की वैक्सीन हैं, ये महंगी वैक्सीन होगी, इंडियन करेंसी में इनकी कीमत 1500 के आसपास होगी, और ये शायद अभी हमारे यहाँ अवेलेबल भी नहीं होंगी, ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट फेज में आएंगी। पहले फेज में जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बात करी है, तो मैं सबसे पहले जो वैक्सीन मिलने वाली है वो एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से वैक्सीन बन रही है, जिसकी ऑलरेडी 4.5 मिलियन डोजेस बन चुकी हैं, और वो सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही यूके में इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा, जैसे ही इसके फेज 3 के रिजल्ट आने वाले हैं अगले हफ्ते में, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद वहां पे इसको फर्स्ट वीक में दिसंबर में इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की पूरी संभावना है। उसके कुछ समय बाद ही इंडियन जो डीजीसीआई है उसको अप्रूवल देगा, उसके बाद शायद हम लोग जनवरी के आसपास इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और चूंकि ये वैक्सीन इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत नहीं, कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है, जैसे दूसरी वैक्सीन है जिसको हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्ना हो, मॉडर्ना को -20 डिग्री की चाहिए टेम्परेचर चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी अराउंड 6 मंथ है -20 डिग्री पे। और जो दूसरी है फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री चाहिए। जो हमारे जो रूरल एरिया है, जो हमारा जो सिस्टम है, जो ब्लॉक का जिसकी बात करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज, वहां तक -70 डिग्री में पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल काम है, जो इसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इसको हम अभी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो दोनों वैक्सीन हमारे लिए दूर है। अभी यही वैक्सीन है जो हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, ये कोविशील्ड जिसका नाम है, ये कोविशील्ड वैक्सीन -2 से शायद -8 डिग्री टेम्परेचर पर रखनी होती है, और आराम से इसे 6 महीने रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। यानी हिंदुस्तान के कोने कोने में इसे आराम से कोल्ड स्टोरेज किसी भी तरह अरेंज करके उसे आराम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता 200 से 250 के बीच कोविशील्ड का दाम हो सकता है, तो क्या आपको लग रहा है ये सरकार के थ्रू ही वैक्सीन लगेगी या प्राइवेटली भी लगवा सकेंगे? अभी जो लग रहा है हमें कि जो ये वैक्सीन है वो शायद अभी पहले सरकार लेके आएगी। जो सरकार हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या डिफेंस पर्सनल्स हैं, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, उन लोगों को पहले दी जाएगी। और जैसे ही एक्स्ट्रा डोजेज हमारे पास आएंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर हमारे पास बहुत अच्छी डोजेज आने वाली, लगभग 2 करोड़ डोजेज हमारे पास वैक्सीन के अवेलेबल हो जाएंगे, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में पैरेलली आ जाएगी। प्लस हमारी गवर्नमेंट दूसरी वैक्सीन से भी बात कर रही है, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है रशिया की, वो भी उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, 92% एफिकेसी है, और उसको भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग रख सकते हैं। तो वो भी हमारे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है हमारे इंडियन कंट्री की, तो उसमें वो हमारे लिए बहुत सुटेबल वैक्सीन है। सेकेंड वैक्सीन वो है जो उसका हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग अगले महीने से स्टार्ट कर सकें। तो वैक्सीन जो गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगी अराउंड 500 के आसपास कॉस्ट करेगी, जो लग रहा है हमें। ओके, 500 के आसपास की वैक्सीन आपको मिल सकती है, ये कह रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता। अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार कह रही है डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी करनी पड़ेगी, काम चालू है, इसीलिए तीसरा सवाल है आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? बहुत अहम सवाल है, ये बहुत ही अहम सवाल है। डॉक्टर धमीजा, आप जवाब देना चाहेंगे या डॉक्टर रवि मलिक? डॉक्टर धमीजा बताएं, कुछ बताना चाहेंगे, कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक ये वैक्सीन? जी माने जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कोविड के ऊपर एक जो ये पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप पूरा शो कर रहे हैं सिर्फ डॉक्टर्स को बुला के, बिना पॉलिटिकल ब्लेम गेम के। ये तो बहुत सराहनीय कदम है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है जागरूक करने के लिए। और वैक्सीन की जब आप स्पेशली बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन के लिए हमारे पास बहुत लॉजिस्टिक का और पहले से एक्सपीरियंस काफी है। चाहे हमने पोलियो एरेडिकेशन का काम किया हो, 80 से हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है कि पहुंचाने में। जो आज की तारीख में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की आपने बहुत चर्चा की, उसके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हमारे और भी 4 वैक्सीन जो है इंडिया में ट्रायल चल रहे हैं, इनमें से 3 तो फेज 2 फेज 3 में है, जैसे आपने कोविशील्ड की बात की, ऐसे ही कोवैक्सीन है, ऐसे एक जाइडस की जो है कोविड वैक्सीन है, एक स्पुतनिक है और एक और भी हैदराबाद बेस्ड कंपनी की है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ हमें एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, हमारे पास और भी वैक्सीन की ऑप्शन रहेगी। हालांकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के सबसे ज्यादा हमारे पास जो है उम्मीद है और हम इसको तैयार कर रहे हैं। 40 मिलियन डोजेज ऑलरेडी तैयार हैं। इसमें इंडिया में ट्रायल चल रहा है, इंडिया का एग्रीमेंट है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ। सो ईजीएस तो यही है कि हम जनवरी के महीने में ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन जो है वो तो आ ही जाएगी, लेकिन अगले कुछ महीनों में और भी वैक्सीन आने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शन रहेगी कि एक वैक्सीन हो सकता है 60 to 70%
इफेक्टिव हो सकता है दूसरी वैक्सीन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, हो ओके। सकता है इसकी 2 डोज देनी पड़े तो अगली वैक्सीन के लिए शायद 1 डोज देनी पड़े। ठीक है, ओके। तो आने वाले समय में काफी आप कह एक्साइटिंग टाइम्स है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में सरकार के पास, यहां के प्रशासन के पास, सिस्टम के पास एक्सपीरियंस बहुत है, कोने कोने में इम्यूनाइजेशन का हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमने तमाम तरह की बीमारियों की वैक्सीन पहले भी बरसों बरस लगाई हैं, बहुत सारी बीमारियों को हम वैक्सीन के जरिए ही इरेडिकेट भी कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, क्योंकि ये इमरजेंसी हालात हैं, ऐसे में जब ये वैक्सीन आएगी, फिलहाल हमारे पास 4-4.5 करोड़ डोजेज होंगी, अगले साल और 2 करोड़ डोजेज आ जाएंगी, तो 6-7 करोड़ मान लीजिए अगले साल तक डोजेज हमारे पास होती हैं। पॉपुलेशन तो हमारी 130-135 करोड़ है। प्रोफेसर धमीजा, सवाल ये है कि पहले मान लीजिए हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज्ड हैं कोविड से, उनके पेशेंट से। उसके बाद ये कैसे तय किया जाएगा कि किसको लगवानी है, और उनको पता कैसे चलेगा? क्या लोग अप्लाई कर सकेंगे कहीं पर, या सरकार अपने आप तय कर लेगी कि पहले इनको लगाना है, इनको लगाना है, इनको लगाना है? मानक जी, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक ग्रुप जो है गवर्नमेंट की जो अंडर एडवाइजरी बहुत इसी विषय पर काम कर रही है, और एक फेज का जो ये रोल आउट प्रोग्राम वैक्सीन का जो है, फेज 1 में हेल्थ वर्कर्स हैं या जो वॉरियर्स हैं जो इस काम में आगे लगे हुए हैं, फेज 2 में एल्डरली और वेनरेबल ग्रुप्स हैं, फेज 3 में उसके बाद वाले जो एज ग्रुप है, और लास्ट में चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के लिए। तो एक स्ट्रेटेजिकली प्रोग्राम बनाया गया है, और ये सरकार को पूरा संज्ञान है कि सबसे पहले कैसे जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वैक्सीन ये, और ये ऑलमोस्ट ऑन पेपर बिल्कुल तैयार है, सिर्फ वैक्सीन के आने की जरूरत है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि पहले किसको कैसे दी जाएगी। इट्स वेरी इजी, और ये हमारे पास जो है एक्सपीरियंस भी है, और अगर ये फेज आउट जैसे रोल आउट प्रोग्राम हमने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, प्रायोरिटाइज होना चाहिए, सबसे पहले उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग इस काम में हाईएस्ट रिस्क पर हैं। उसके बाद जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो दूसरी बीमारियां हैं, जिनको रिस्क ज्यादा है, उसके बाद उनका नंबर आता है, और फिर उसी हिसाब से आगे पॉपुलेशन का नंबर आएगा। ओके, इसीलिए तो मतलब अभी फिलहाल आम लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, वो समझ लें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी ऑर्डर में सरकार वैक्सीन लगवाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगवाएगी, डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ सेक्टर का स्टाफ जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर है। उसके बाद बुजुर्ग लोगों को लगवाई जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। फिर वो जिनको अंडरलाइन कोई कंडीशन है, कोई और बीमारी है, क्योंकि वो भी ज्यादा रिस्क पर हैं। उसके बाद बच्चों का और हेल्दी एडल्ट्स का नंबर आएगा। यानी फिलहाल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फेज वाइज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और लगवाई जाएगी। अपनी बारी का आपको इंतजार करना है, सरकार बताएगी कि आपको इसके लिए क्या करना है। अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर अब, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर किसी को है। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आने की उम्मीद है? अब से पहले जो मेरे 3 पैनलिस्ट बोले हैं, उन्होंने काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने की ही संभावना है, और यह वैक्सीन बहुत जल्द अगले 2 से 3 महीने में हिंदुस्तान में लॉन्च भी हो सकती है, लगाई भी जानी शुरू की जा सकती है। डॉक्टर रवि मलिक, आपको भी ऐसा ही लगता है सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन, जिसका नाम कोविशील्ड है, यही आएगी? आप कैसे देख रहे हैं अगले 3-6 महीने में क्या होगा? डेफिनेटली सबसे पहले उम्मीद यही है कि ऑक्सफोर्ड वाली यूनिवर्सिटी वाली जो है हमारे पास में वैक्सीन आएगी। इसके फेजिक ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। 26,000 लोग जो हैं वॉलंटियर्स होने के बाद में उनके ट्रायल्स भी होने शुरू हो गए हैं। उसकी सेफ्टी एफिकेसी अप्रूव होते ही, जैसे ही इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा, तो ये वैक्सीन सबसे पहले आने की उम्मीद है। जहां तक मॉडर्ना और फाइजर्स की दिक्कत है, उनकी थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह में दिक्कत आएगी, बिकॉज जैसा फाइजर की वैक्सीन के लिए -80 डिग्री, जो कि बहुत, मानक जी आप इमेजिन करो, -80 डिग्री हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ऊपर फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर भी नहीं होता। उस टेम्परेचर में दूर दराज के इलाकों में, सब ट्रॉपिकल कंट्री हिंदुस्तान में पहुंचाना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो वो शायद वैसे भी फिजिबल नहीं रहेगी। और सबसे पहले हमारे पास में ऑक्सफोर्ड की ही वैक्सीन आएगी। लेकिन यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा देश जो है वो बहुत सक्षम है। हमारे देश ने दूर दराज तक पोलियो पहुंचा के हमारे देश ने पोलियो को इरेडिकेट किया है। हमारा देश 1980 से जो है दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचा के सब बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा है। तो हमारी जो चैनल्स हैं, जो हमारी नालियां हैं, नलकियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो दूर दूर तक वैक्सीन पहुंचाती हैं,
चाहे वो स्टेट लेवल से के रेफ्रिजरेटर से शुरू होकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जाके, सब सेंटर से जाके रूरल हेल्थ डिवीजन और रूरल हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचाने का काम जो है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। जैसे ही वैक्सीन इस सिस्टम में पंप की जाएगी तो ये वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सिर्फ यही दिक्कत आएगी कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अगर हम साल में, 2 साल में 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ वैक्सीन का भी अगर हम बंदोबस्त करते हैं तो भी बहुत कम पॉपुलेशन है जो कि इससे कवर हो पाएगी और हर्ड इम्यूनिटी। तो इसके लिए बल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा चाहिए और हमारे को केवल एक कंपनी की वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। वो 2 करोड़ दे देंगे, 3 करोड़ दे देंगे, लेकिन 130 करोड़ के देश की अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है और 60 से 70% करनी है तो डेफिनेटली हमारे को 2, 3, 4 कंपनीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इंडिजिनस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है, 500 रुपए की हो या 800 रुपए की हो, जान से कीमती कुछ भी नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी आएंगी, बड़ा कुछ आएगा। मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट विल बी अ बिग इशू। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट जो है वो 500-700 रुपए के आसपास। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है डॉक्टर मलिक, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। आपने कहा एक तरह की वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, 2, 3, 4 तरह की वैक्सीन या 2, 3, 4 कंपनियों का हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या यह संभव है डॉक्टर मलिक कि यही वैक्सीन, क्योंकि इसका तो कॉपीराइट, इसका तो लाइसेंस सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दिया है, क्या आप कह रहे हैं कि इस वैक्सीन का लाइसेंस और कंपनियों को दिया जाए, वो इसका प्रोडक्शन करें, या आप कह रहे हैं कि जो और वैक्सीन बन रही हैं सरकार वो वैक्सीन भी लगवाना शुरू करे साथ साथ? देखिए, सरकार को हर जगह पर टेंटिकल्स लगाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरर्स और प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी आके इसके ऊपर एकजुट होकर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। साथ में हमें दूसरी भी जो वैक्सीन हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे वो फाइजर्स है, उसको भी ओपन मार्केट में लाना पड़ेगा। बेसिकली जो वैक्सीन हैं, बल्कि सरकार को डिफरेंट मोडालिटीज लेकर डिफरेंट वर्टिकल्स खड़े करने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी ये वैक्सीन जाए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी लगवा सकते हैं, गवर्नमेंट तंत्र से भी जाए। मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति को 1300 मिलियन लोग बहुत ज्यादा होते हैं मानक जी, इनको अगर हम आज भी वैक्सीनेशन करनी शुरू करें और ढंग से करनी शुरू करें, दूर दराज के इलाकों में करें, 2 साल 3 साल लगेंगे। वो भी अगर शिद्दत के साथ लगे और सारी वैक्सीन हमारे हाथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मलिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था अपने पैनलिस्ट से कि अगर जनवरी में यह वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हो भी जाती है, तब भी 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन में, इतना लंबा चौड़ा देश है हमारा, गांव हैं, शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं, सबको पता है, रेगिस्तान है, ऐसे में कोने कोने तक पहुंचाने में और इतनी वैक्सीन अवेलेबल करवाने में कम से कम 2, 3, 4 साल लग सकते हैं। डॉक्टर मलिक ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। अगला सवाल इसी के साथ न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जिस तरह की बीमारी, जिस तरह का वायरस, जिस तरह का स्ट्रेन हिंदुस्तान में फैला है कोरोना वायरस का, उस लिहाज से भारत के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे ठीक रहेगी? डॉक्टर गोडसे, आपने भी काफी स्टडी किया है, इंडिया में किस तरह का, या पूरी दुनिया में, उसका एग्जाम्पल अगर देकर आप समझा पाए, इंडिया में कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा ठीक रहेगी यहां जो वायरस फैला है, जो स्ट्रेन सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, उसे देखते हुए? डॉक्टर गोडसे, देखो, हमारे पहले तो मैं कुछ टिप्पणी, आवाज आ रहा है बराबर से? आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो सबसे तो पहले मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये बड़ी गलत और भ्रामक बात है कि हम लोग कह रहे हैं कि मॉडर्ना और फाइजर तो इंडिया में चलेगी नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2 तरह से गलत है। पहली बात यह है कि डीप फ्रीज लगता है मार्च या अप्रैल से, पता है हमको, तो 7 महीने हो गए अभी। तो 7 महीने में डीप फ्रीज की तैयारी कर दे, या सिर्फ यही कहते रहे कि हमारे पास तो डीप फ्रीज नहीं होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि डीप फ्रीज के बारे में कोई ठीक तरह से सोचता ही नहीं है। फाइजर ले लो, -94 फ़ारेनहाइट डीप फ्रीज लगता है, हाँ। बोलो तो -70 सेंटीग्रेड, लेकिन वो 5 दिन तक रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता डीप फ्रीज से दिल्ली आ जाए और 5 दिन के अंदर रेगुलर कोल्ड चेन से डिस्ट्रीब्यूट करे? मॉडर्ना जो वैक्सीन है, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीप फ्रीज होता है उसका, हाँ। लेकिन 30 दिन तक वो रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रह सकती है, और 12 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रह सकती है। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा है। क्या हमारी क्षमता इतनी नहीं है
कि अगर डीप फ्रीज से निकाल के 30 दिन के अंदर हाँ। हम ये पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करें और 12 घंटे रूम टेम्परेचर पे, तो मेरे ख्याल से देखो हमारे जैसे काफी इंडियन अभी अमेरिका आ चुके हैं। हाँ। तो लेकिन हमारा इंडियनपन छोड़ा नहीं हमने। एक दूसरे के बच्चों को पूछ रहे थे आपके कितने मार्क्स आए, कितने 90% आए, 95% आए। अगर हम इंडियन लोग ऐसे हैं 90-95%, तो अगर 95% वाली वैक्सीन है तो हम क्यों 70% वैक्सीन, मतलब ऑक्सफोर्ड भी अच्छी रहेगी, हम खुद ही बना रहे हैं। हाँ। लेकिन मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड को पूरी तरफ से नजरअंदाज करना गलत है। ओके। उनके भी डोसेस आ सकते हैं इंडिया में। ओके। और ऑक्सफोर्ड का जो है वो कह रहे हैं, आप पैसे की बात कर रहे थे, एस्ट्राजेनेका ने कहा है जुलाई 2021 तक वो कोई वैक्सीन का कोई उसमें पैसा नहीं बनाएंगे। लेकिन मॉडर्ना और फाइजर कह रहे हैं कि उनको बनाना चाहिए। ये फाइजर वैक्सीन शायद 2 डोज मिला के 4200 को आएगी। ओके। मॉडर्ना की 2400 को आएगी। ओके। ऑक्सफोर्ड की बहुत कम आएगी। हाँ। 300 रुपए तक आएगी। लेकिन फाइजर ये कह रहा है कि 2 डोज सीरीज के बाद हर 2 साल बूस्टर लगेगा, ऐसे उनको लगता है। ओके। उन्होंने मार्केट प्रेडिक्शंस किया है $3.8 बिलियन प्रॉफिट का। हाँ। तो उनके ख्याल से हर 2 साल में वो 2100 रुपए की बूस्टर बेचेंगे। तो अगर आपने पहले फाइजर वैक्सीन ले ली, हाँ। माना कि लाइफ के लिए आप उनके कस्टमर बन गए, ओके। तो हर 2 साल लेना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। लेकिन शायद कोविड की इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। तो मेरे ख्याल से रणनीति तो जब रन चालू होने के बाद तो नहीं बना सकते। अभी अमेरिका में 1 मिनट में और कहता हूं। हाँ। अमेरिका में ये जो इमरजेंसी अप्रूवल आ रहा है, ये जो फाइजर और मॉडर्ना कनाडा, कतार, पूरा यूरोपियन यूनियन और जापान उनके साथ ऑलरेडी डेटा शेयर कर रहा है। ओके। उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ। ओके। इंडिया क्यों राह देखता रहे कि ब्रिटेन क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा? वो खुद ये जांच करके। ओके, बहुत बढ़िया डॉक्टर गोडसे, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है। और जाहिर है, मुझे पता है कि सरकार हमारी और सरकार ने जो एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया है वो सब इन बातों को स्टडी करेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन पर सिर्फ इसलिए जोर दिया जाएगा क्योंकि उसे कम टेम्परेचर पर रखने में आसानी होगी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है सारे के सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। आपने बताया फाइजर की वैक्सीन हर 2 साल में उसका एक इम्यूनिटी बूस्टर, एक शॉट लगवाना पड़ेगा हर 2 साल में। बाकी वैक्सीन्स के बारे में क्या है, क्योंकि यह भी एक बहुत अहम फैक्टर रहेगा। कम से कम 2 साल की अगर इम्यूनिटी फाइजर की वैक्सीन दे रही है, बहुत क्रिटिकल फैक्टर रहेगा ये। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अभी और भी बहुत से सवालों के जवाब आपको देंगे कोरोना वैक्सीन पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो लास्ट की बात में आज हम आपको बता रहे हैं कोरोना वैक्सीन कब आएगी, आपको कैसे मिलेगी, आपके घर तक खुद पहुंचेगी या आपको कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, कितने की मिलेगी, सरकार लगवाएगी या आपको प्राइवेटली खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके लगवानी पड़ेगी। साथ ही अभी और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक एक करके। अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ, जो जरूर आपके मन में लगातार क्रौंध रहा होगा, कितनी बार कोरोना वैक्सीन की खुराक लेनी पड़ेगी। डॉक्टर गोडसे आप बता रहे थे फाइजर वैक्सीन, कह रहे थे आप 2 साल में उसकी एक इम्यूनिटी शॉट लेनी पड़ेगी। बाकी वैक्सीन्स के बारे में क्या हाल है, और क्या ये 2 साल का इम्यूनिटी गारंटीड है क्या? देखो, अगर फाइजर कह रहा है 2 साल के बाद बूस्टर लगेगा, तो बाकी के वैक्सीन को भी लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक ही डोज का बूस्टर लगेगा। दूसरी बात तो ये है, हमारे सीडीसी का गाइडलाइन देखा तो वो कह रहे थे अगर आप कोरोना से बरामद हो चुके हैं तो 3 महीने के लिए आप सुरक्षित है। एंटीबॉडी लगते हैं 3 महीने के हैं, तो 3 महीने में अगर आपको वापस दोबारा कांटेक्ट हुआ तो आपको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे थे इसके बल पे कि 3 महीना तक शायद वो एंटीबॉडी लगता है। लेकिन अभी काफी बड़े स्टडीज आ रहे हैं। SARS-1 जो हुआ था 2003 में, वो लोगों का स्टडी किया और उसमें पता चला कि 17 साल तक उनकी इम्यूनिटी काफी सक्षम थी। तो शायद अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक बार कोविड होता है तो शायद आपकी इम्यूनिटी 3 महीने से कई ज्यादा रुकेगी। अगर ये वैक्सीन के बारे में भी सच है तो शायद ये संभव है कि ये वैक्सीन
वापस दोबारा ना लेनी पड़ेगी, या 5 साल बाद जैसा हमारा न्यूमोनिया 23 वैक्सीन होता है 5 या 7 साल डॉक्टर गोड से एक सेकंड, डॉक्टर गोड से एक सेकंड सर, एक सेकंड। जब तक वैक्सीन लगने के बाद उसका 2 साल, 5 साल, 10 साल तक का डेटा हम कलेक्ट ना कर लें, उसे स्टडी ना कर लें, तब तक हम कैसे कह सकते हैं सर कि 2 साल तक की इम्यूनिटी देगी ये वाली वैक्सीन? नहीं, वो क्या कह रहे हैं, उनका ये तो सब गेस वर्क है ना, क्योंकि अभी क्या पता चलेगा 5 एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूं। 5 साल बाद स्टडी करने, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो हम लोग मेजर करते हैं, जिसको इम्यून सिग्नेचर बोलते हैं, वो एंटीबॉडी होते हैं, लेकिन वो फिर डिफेक्टिव होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्युलर इम्यूनिटी। तो सेल्युलर इम्यूनिटी कोई मेजर नहीं करता रेगुलर लैब में। और देखो, एक क्विकली बात कहना चाहूंगा, ऑक्सफोर्ड की जो 70% कह रहे हैं हम लोग, वो भी गलत है। ऑक्सफोर्ड के 2 डोसेस ट्राई किए थे, एक में 70% है और एक में 90% है, और 90% वो जिसमें है जिसमें वो आधा डोज गलती से दिया था। जो रेगुलर डोज है उसके आधा डोज गलती से लोगों को दिया था, और बाद में उनको पता चला अरे हमने गलती कर दी, सिर्फ आधा ही डोज दे दिया। और जो गलती वाले लोग थे उनमें 90% निकल आए। तो इसका मतलब शायद कम डोज से अगर हुआ तो दैट विल मिमिक द नेचुरल इन्फेक्शन मोर एंड इट विल क्रिएट मोर रोबस्ट इम्यूनिटी। तो मेरे ख्याल से पहला ये सोचते ये ले लेते वैक्सीन, और 2-3 साल के बाद में वो वैक्सीन का जैसा इम्यून सिग्नेचर आएगा। और कभी कभी बहुत डेयरिंग स्टडीज होने वाले हैं अभी दुनिया में। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन इज गोइंग टू पे पीपल टू गेट एक्सपोज टू कोविड आर्टिफिशियली। सो हम लोग को राह भी नहीं देखनी पड़ेगी इतने महीने तक वो रिजल्ट आने की। विल पे पीपल टू गेट पेड वॉलंटियर, और दे विल बी एक्सपोज डायरेक्टली टू कोविड वायरस, एंड देन वी कैन assess the efficacy of all the different vaccines. Exactly. और दूसरा एक क्विकली मैं कहना चाहूंगा कि साइनोफार्म करके है, वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है चाइना का। मतलब मुझे पता है दुनिया चाइना से थोड़ी खफा है, लेकिन ये क्या पागलपंती है, चाइना से वायरस लिया, वैक्सीन क्यों नहीं ले सकते? तो साइनोफार्म की भी थोड़ी सोच ले, अगर कुछ दूसरा चल नहीं रहा है। मैं सहमत हूं आपसे इस पर। सिर्फ इसलिए कि वायरस चाइना से आया वहां की वैक्सीन नहीं लेनी है, ये तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। डॉक्टर मलिक, आपकी कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग है सर कि ये जो वैक्सीन हैं ऑक्सफोर्ड वाली या मॉडर्ना वाली या फाइजर वाली, फाइजर जैसे डॉक्टर गोडसे बता रहे हैं 2 साल कह रहा है इम्यूनिटी रहेगी, हमें कुछ आइडिया है बाकी का कितने साल तक आप बच सकते हैं कोरोना से ये वैक्सीन लगवाने के बाद? देखिए डॉक्टर गोडसे ने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया। मेरे दिमाग में बड़ी सारी चीजें बबल कर रही थी, तभी मैं बीच में आना चाह रहा था। देखिए पहली चीज तो यह हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर बिजली की उपलब्धि 24 घंटे दूर दराज के इलाकों में बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज यह है, डेफिनेटली वैक्सीन जो बहुत ज्यादा जिसको कम टेम्परेचर की जरूरत है उसको हम डेफिनेटली इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन उसको केयरफुली लाना पड़ेगा। जब दूर दराज के इलाकों के अंदर फ्रिज तक नहीं चल पाते कई बार, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, ये खतरनाक भी हो सकता है। सपोजिंगली हमने वैक्सीन वो वाली दे दी जो टेम्परेचर कंपेटिबल नहीं है, और हमने वो लाखों करोड़ों लोगों को वो दे दी, और पता चला कि जब दूर दराज के इलाके में पहुंची वो 12 घंटे कह रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, 24 घंटे के बाद दे दी, तो हमें ये भी लगेगा वैक्सीन लग गई और वो इनइफेक्टिव वैक्सीन लग गई, और उसके बाद कोई उसका टेस्ट का तरीका भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा फाइन ट्यून करके हमें देखना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक इन वैक्सीन का तल्लक है, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो बड़ी इफेक्टिव रहेगी, एफिकेशियस रहेगी, उसको और ज्यादा जो रहेगी, लेकिन हमारे देश के लिए हमें फाइन ट्यून करना है, फिर कॉस्ट का भी फैक्टर आता है। अब लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, जैसे फ्लू की वैक्सीन है ये हर साल हमें देनी पड़ती है, जो स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा को जो कवर करती है वो हर साल हमको देनी पड़ती है। अब ये वैक्सीन हमारे को साल में देनी पड़ेगी, 2 साल में देनी पड़ेगी, ये भी हमारे को अभी आने वाले समय में पता चलेगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, जिस तरह से फ्लू की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा की 2 साल के बाद देनी है, तो ये एक बड़ी मैराथन एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे आपने सपोजिंगली 2 साल बाद ही डोज रिपीट कर रही है, 2 साल में तो हम 130 करोड़ लोगों को दे पाएंगे।
फिर उसके 2 साल के बाद अगले में वो आएंगे। तो इसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा, इमेजिन करो 2 साल के अंदर हमारे को 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए अगर 2 साल के बाद भी रिपीट करनी है। हो सकता है जो मॉडर्ना की वैक्सीन आए वो बताएं जी 1 साल के बाद रिपीट करनी पड़ेगी। तो हमें मास प्रोडक्शन की तैयारी रखनी चाहिए, और वो भी मास प्रोडक्शन इस तरह की तैयारी रखनी चाहिए कि जिसकी कॉस्ट भी कम हो। और हमारे को अपने रिसोर्सेज को देखने के बाद में भी, ये यूएस नहीं है जहां पर कि हमारे को हर जगह पर इतना ठंडा टेम्परेचर मिल जाएगा, इट माइट नॉट बी पॉसिबल। अपने हालात देखकर तय करना पड़ेगा कौन सी वैक्सीन सही है। अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, बहुत ही अहम सवाल, और जो कोई शख्स वैक्सीन के बारे में सोच रहा है, यह सवाल उसके मन में जरूर आ रहा होगा कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी है क्या कोई साइड इफेक्ट्स, अनचाहा असर, यह भी है क्या? डॉक्टर गुप्ता, अभी तक डॉक्टर गुप्ता जो स्टडीज हुई हैं बहुत लिमिटेड स्टडीज हैं, क्या इज इट वर्थ रिस्क टेकिंग? क्या थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट्स हैं वो चल जाएंगे क्या, लेकिन कोविड से तो कम से कम बच जाएंगे? बिल्कुल। तो कोई भी वैक्सीन जब डेवलप करी जाती है तो 2 चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है, एक उसकी एफिकेसी क्या है और दूसरी सेफ्टी क्या है। और इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सेफ्टी होता है। जब हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल करते हैं तो उनमें सेफ्टी 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 और उसके बाद एफिकेसी पे फोकस करते हैं। और फिर बाद में पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज भी होती हैं, उसमें भी सेफ्टी और एफिकेसी का ध्यान रखा जाता है। तो नॉर्मली जितनी भी वैक्सीन हम लोग ह्यूमन ट्रायल्स पे आती हैं, या हम लोग जब ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया कोई भी FDA अप्रूवल देता है तो उस समय एफिकेसी कंफर्म होने के बाद और सेफ्टी कंफर्म होने के बाद ही दे जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली किसी भी वैक्सीन के जो लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि वहां पे स्वेलिंग होना, वहां हल्का पेन होना, माइल्ड ग्रेड का फीवर आना, कुछ फ्लू जैसे सिम्टम्स जो उस बीमारी से मिलते जुलते हैं वो आ सकते हैं, बट उनमें से कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई साइड इफेक्ट सीरियस होता है, वो दिख रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो वैक्सीन को रोकना पड़ सकता है। तो इसलिए अब तक जितनी वैक्सीन ट्रायल किए गए इनमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए हार्डली 6 महीने हुए हैं। कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अगर हुआ तो, जो अभी नहीं पता चल रहा है, आगे आ गया तो? हाँ, तो जी, तो वैसे मैंने बोला कि एक तीसरा फेज 3 के बाद एक चौथा ट्रायल होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। जब मार्केट में वैक्सीन आ जाती है तब हम ट्रायल उसका होता है, उसमें हम डाटा कैप्चर करते हैं डॉक्टर से, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट क्लिनिक पे, कि वहां पे कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुई है। अगर वो एडवर्स रिएक्शन होती है तो वो नोटिस की जाती है, और उसके बेस पे अगले वैक्सीन कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है या कुछ चेंज करना है तो वो देखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, अहम सवाल है ये भी, क्योंकि हर कोई ये सोचता है क्या वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा क्या? अगला सवाल बड़ा सीधा, क्या वैक्सीन की खुराक लेने पर कोरोना नहीं होगा? डॉक्टर धमीजा, अगर मान लीजिए हमने ये वैक्सीन का शॉट किसी ने ले लिया, उसके बाद उसके बाद क्या हमें एहतियात बिल्कुल बरतने की जरूरत नहीं है? मतलब कोविड पेशेंट्स अगर आपके सामने बैठे हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप आराम से उनके साथ बिना मास्क लगाए रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन एक तरीका है प्रोटेक्शन का, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं ये तो कंटिन्यू रखने ही पड़ेंगे कुछ समय तक, जब तक कि एक भी वायरस का पेशेंट जो है, ये कोविड का पेशेंट जो एरेडिकेट नहीं हो जाता है। माना जी, मैं आपके पिछले 2 सवालों पे जाना चाहता हूँ। आपने मॉडर्ना वैक्सीन की, फाइजर की बात की, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका यहाँ आएगी, और अपने इंडिजीनियस वैक्सीन कोवैक्सीन और जाई कोविड जो है वो भी है ट्रायल पे चल रही है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मॉडर्ना और फाइजर यूएस की जो वैक्सीन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंस सिर्फ यूएस के पास है। इंडिया और साउथ अफ्रीका वो WTO में जा चुके हैं कि ये पेटेंट के राइट्स को कुछ समय के लिए पैंडेमिक को देखते हुए अबॉलिश किया जाए। और इंडिया क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन का हब है, हमें भी इजाजत दी जाए। तो अभी ये मामला WTO में पड़ा है, और WTO ये डिसाइड करेगा कि पेटेंट जो है इसको क्रैश किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये भी एक फैक्टर है कि क्या हम एक्चुअली में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जाइडस वाली तो हम बना ही रहे हैं, दूसरी इंडिजीनियस वैक्सीन तो बना ही रहे हैं। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया के हिसाब से ये जो 3 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गोडसे यही सवाल आपसे है। डॉक्टर गोडसे, वैक्सीन लगाने के बाद क्या किसी भी कीमत पर आपको कोरोना नहीं होगा? किसी भी कीमत पर, चाहे आप कोविड पेशेंट के साथ बैठे हैं, खाएं पिएं, बात करें? मैं बहुत 2 अहम चीज कहूंगा। पहले, वैक्सीन लेने के बाद शायद ऐसा हो कि कोरोना हो ही ना पाए। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आपको कोरोना हो लेकिन सीरियस कोरोना ना हो, आपको निमोनिया ना हो, आप बच जाए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपको मामूली तरह से कोरोना होता है वैक्सीन लेने के बावजूद भी,
तो क्या आप दूसरों को कोरोना फैला सकते हैं। ओके। अगर आपको मामूली एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होता है और आप दूसरों को फैलाते नहीं है तो ये वैक्सीन का सक्सेस रहेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पूरा इंडिया ध्यान से सुन ले। जानो, मेरे पास एक जादू की वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड, और उससे मैं पूरे इंडिया को आज वैक्सीनेशन दे दूं शायद। ओके, पूरे 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया। अभी ध्यान से सुनो, इंडिया में हर रोजाना 5,000 लोगों को हार्ट अटैक आता है रोजाना, दैट स्टैटिस्टिक्स। अगर मैंने 132 करोड़ लोगों को दे दी आज वैक्सीन और कल 5,000 हार्ट अटैक्स आ गए, इतने बड़े पैमाने पर जब हम लोग वैक्सीन का रोल आउट करते हैं, सो द थिंग्स दैट इवेंट हैपन नेचुरली बाय चांस आल्सो हैपन, राइट? तो परसों व्हाट्सएप पे मैसेज घूमने लगेंगे 5,000 लोगों को। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं सहमत हूं इससे, मैं आपसे इस पर सहमत हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है, उस पर भी लगाम लगाए जाने की जरूरत है। यकीन मानिएगा, अपने सारे पैनलिस्ट को बता रहा हूं और उनके जरिए देश को बता रहा हूं कि ये शो आज जो हमने किया है कोरोना वैक्सीन पर, यह भी इसीलिए किया है क्योंकि जब से चर्चा में कोरोना वैक्सीन हाल के दिनों में आई है, खासतौर से जब से 3rd फेज ट्रायल के नतीजे आए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के, तमाम तरह की अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट में घूम रही है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, इधर उधर तमाम तरह की, जिनमें से बहुत सारी गलत हैं, फेक हैं बिल्कुल। इसीलिए हमने आज एक्सपर्ट्स के साथ ये शो किया ताकि आपके सवालों के सही जवाब प्रामाणिक तौर पर एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंच सके, और मुझे उम्मीद है आपके ज्यादातर सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इंतजार करिए, जैसे जैसे वैक्सीन को लेकर और अपडेट आएगी हम और शो लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।